हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस कैम गुरु। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लास 11th। पिछले लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, आधी ही पढ़ पाए। वेस्पर थ्योरी के साइलेंट फीचर्स पढ़े हमने कि वेस्पर थ्योरी क्या है, ठीक है, और वेस्पर थ्योरी कौन कौन सी शेप किस तरह से प्रिडिक्ट करती है। तो इसके लिए हम जो है 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं ज़रा। वेस्पर थ्योरी का जो की पॉइंट है वो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी हो, ताकि उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो, और जितनी उनमें रिपल्शन कम होगी उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, कि वेस्पर थ्योरी को लेकर के हम कैसे मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम बात करेंगे। एक ध्यान रखना आपको कि इसमें से डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी ज़रूर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो बाद में ही बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, हाउ टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल यूजिंग दिस वेस्पर थ्योरी। एग्जांपल में सबसे हम पहले बात कर सकते हैं शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड की शेप अपने को एक्सप्लेन करनी है। तो वेस्पर थ्योरी से जब भी हम कोई भी शेप एक्सप्लेन करेंगे तो उसका बेसिक फॉर्मेट एक जैसा रहेगा, वो सभी जगह एक जैसा लिखा जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल मैं आपको पूरे लिख के दिखाता हूं कि आपको कैसे उसको तैयार करना है डिस्क्रिप्टिव टाइप में। इन बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम इज सेंट्रल atom, it has 2 electron pair around it and both are bond pair। सेंट्रल एटम के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं। These two, according to Vesper theory, these 2 bond pair, according to theory, these 2 bond pair arrange in such a way that they are maximum apart। मतलब ये जो दो बॉन्ड पेयर हैं वो इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि वो क्या हो, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर हो। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, 2 बॉन्ड पेयर में कैसी शेप होगी, लीनियर, मैक्सिमम अपार्ट। द मॉलिक्यूल्स विद 2 bond pair and 0 lone pair have linear shape। तो जो बेरिलियम क्लोराइड की शेप है वो कैसी होगी, लीनियर शेप होगी। यू विल शो लाइक दिस बेरिलियम क्लोराइड विद ए एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट क्या लिखेंगे, सिंस मॉलिक्यूल हैव ओनली बॉन्ड पेयर, हेंस शेप ऑफ BeCl2 इज रेगुलर शेप।
तो ये बेसिक फॉर्मेट है, ये 4-5-6 लाइनें ही आपको याद रखनी है किसी भी शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल से, हमें जो है शेप एक्सप्लेन करनी है, शेप ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, तो कहां कहां चेंज करना पड़ेगा आपको? एक तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इन बोरोन ट्राईफ्लोराइड, कौन है? बोरोन इज सेंट्रल एटम, इट हैज 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड इट एंड ऑल आर बॉन्ड पेयर। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दिस 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर अरेंज इन सच ए वे दैट दे आर मैक्सिमम अपार्ट। द मॉलिक्यूल विद 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर है, हैव लीनियर की जगह क्या आ जाएगा? ट्राइगनल शेप। और यहां पर हम क्या करेंगे? शेप ड्रॉ कर देंगे। शेप कैसे ड्रॉ करेंगे? 3 बॉन्ड पेयर में कैसी शेप होती है? बोरोन ट्राइगनल प्लेनर, तो दिस इज एफ 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 ट्राइगनल प्लेनर शेप। तो इसकी जगह ऐसे इसको बनाए, ऐसे बना दें, बोरोन ये एफ 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 और एंगल विल बी 120 डिग्री। उसमें पिछली शेप में ठीक से दिख नहीं रहा था, वो टी शेप जैसी दिख रही थी, तो ये शेप होगी। सिंस द मॉलिक्यूल हैव ओनली बॉन्ड पेयर, सिंस द शेप ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज रेगुलर। तो इसी तरह से ये रेगुलर का एक और एग्जांपल देख लीजिए। मीथेन, शेप ऑफ CH4, तो क्या होगा? इन CH4 C इज सेंट्रल एटम, इट हैज 3 की जगह 4 अराउंड इट, ऑल आर बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दीज 3 की जगह क्या आ जाएगा? 4 बॉन्ड पेयर अरेंज इन सच ए वे दैट दे आर मैक्सिमम अपार्ट, और 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर में ट्राइगनल प्लेनर की जगह क्या आ जाएगी? यहां आ जाएगी टेट्रा हेड्रल शेप, और नीचे सेम रहेगा। टेट्राहेड्रल शेप जो है वो आप अरेंज करेंगे, दिखाएंगे कैसे? C H H H, और यहां जो बॉन्ड एंगल है बॉन्ड पेयर के बीच में, दैट विल बी 10928। तो इससे टेट्राहेड्रल शेप हो गई। तो ये तो हमने एग्जांपल पढ़े, डिस्क्रिप्शन अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना है। अब हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें क्या है? बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, इरेगुलर शेप। ठीक है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? और डिस्क्रिप्टिव टाइप में वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला इसमें हम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हम पढ़ेंगे अमोनिया, शेप ऑफ अमोनिया। डिस्क्राइब करना का तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। क्या होगा? इन अमोनिया N इज सेंट्रल एटम, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड इट। नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। एंड यहां पर अब थोड़ा सा चेंज आ गया। चेंज क्या आ गया इसमें कि अमोनिया में जो है ऑल की जगह यहां, चलो इसको हटा ही देते हैं, दोबारा लिख देते हैं अराउंड इट। ठीक है, आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आर बॉन्ड पेयर एंड 1 इज लोन पेयर।
ये सेंट इस वाले लाइन का फर्क पड़ गया ना यहाँ पे, क्योंकि अमोनिया में क्या है कि नाइट्रोजन के चारों तरफ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लोन पेयर है। अब फिर से वही लाइन है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर arrange in such a way that they are maximum apart। और वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में मैक्सिमम अपार्ट कब होंगे, व्हेन दे अटेन ए पिरामिडल ज्योमेट्री या पिरामिडल शेप। तो अमोनिया हैव पिरामिडल शेप, ठीक है। दैट कैन बी ड्रॉन नाइट्रोजन, ये आपका लोन पेयर दिखाया गया है, और ये है आपके बॉन्ड पेयर H H H। ये तो वैसे तो रेगुलर शेप की अगर हम बात करें तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसी शेप, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में टेट्राहेड्रल शेप होती है, लेकिन शेप जो है वो क्या हो गई है, डिस्टॉर्ट हो गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, पिरामिडल में यहां पर जो बॉन्ड में एंगल है दैट बिकम्स 107। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में नॉर्मल जो एंगल है 109.28, ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा यहां पर डिक्रीज हो गया है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप ये क्या करें, अमोनिया हैव ए पिरामिडल शेप, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं पूरा, ठीक है। सिंस, अब क्या है, सिंस मॉलिक्यूल हैव बोथ bond pair and lone pair, hence shape of ammonia is irregular, ठीक है। also bond angle decrease from नॉर्मल टेट्राहेड्रल 109.28 to 107 डिग्री, ठीक है। तो अब बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो गया, देखिए नाइट्रोजन ये क्या है, लोन पेयर, और यहां पर ये क्या है, बॉन्ड पेयर। ये तो कौन सा है, लोन पेयर है, और ये क्या है आपका, ये जो लाइनें हैं ये बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो गया, वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा कि सबसे कम रिपल्शन किस में होती है, सबसे कम रिपल्शन होती है किसके बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहां सबसे कम है, यहां सबसे कम है, लेकिन ये जो लोन पेयर होता है वो इस बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल करता है यहां से, तो जिसके कारण थोड़ा सा एंगल डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम 109 टू 107। समझ में आया अच्छी तरह से कि जो अमोनिया में बॉन्ड एंगल है वो 107 क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इन रिपल्शंस के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। तो ये बड़ा आसानी से हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब इसी तरह का एक और इरेगुलर में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दैट इज ऑफ वाटर। उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो शेप ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर में इन H2O क्या होगा, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, आउट ऑफ दिस 3 की जगह 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है, लोन पेयर है वाटर में। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी
यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर अरेंज इन सच ए वे दैट दे आर मैक्सिमम अपोर्ट। अमोनिया की जगह क्या आ जाएगा, वाटर हैव पिरामिडल। ये हम पढ़ चुके हैं कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर में कैसी शेप है, कैसी शेप होती है, बेंट और वी शेप। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये दोनों लोन पेयर, ये बेंट या वी शेप है। द एंगल विल बी 104 डिग्री। अब जो डिस्कशन हमने किस में किया, अमोनिया के केस में किया, वही ऐसा ही कुछ हम यहां पर भी कर सकते हैं। देखिए बॉन्ड एंगल जो है 4 नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.28 है। ठीक है, वो फिर से डिक्रीज हो गया है, अमोनिया में 107 था, यहां पर कितना हो गया है 104। अब यहां पर भी सेम एक्सप्लेनेशन है। यहां एक और एडिशनल जो है रिपल्शन आ गई, लोन पेयर। ठीक है, मॉलिक्यूल इस तरह से है, ठीक है, और रिपल्शन के कारण थोड़ा सा यूं हो जाएगा, ऐसे है यूं हो जाएगा। यहां क्या करेगा, ये लोन पेयर रिपल्शन होगी और ये वाली कौन सी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल से फर्दर एंगल डिक्रीज हो रहा है, किसके केस में, अमोनिया के केस में, वो किसके कारण डिक्रीज हो रहा है, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस के कारण। ठीक है, सिंस द मॉलिक्यूल हैव बोथ, तो अमोनिया की जगह क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एंड shape of the water is irregular and also bond angle decrease from 109 to 104 किसके कारण, ड्यू टू लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स। ठीक है, तो अभी हमने 4-5 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं कि डिस्क्राइब कैसे करना है। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो अपने को क्या पता होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए 2-3 चीजें। पहली, सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। फिर नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, उन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो अपने को पता होनी चाहिए कि जितने भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं उसके अकॉर्डिंग शेप कैसी होती है, मतलब वेस्पर थ्योरी कैसे कहती है। जैसे 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर में जो शेप होती है वो कैसी होगी, वो बेंट होती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो ये तो था एग्जाम्पल ऑफ वेस्पर थ्योरी। डिस्क्रिप्शन की बजाय अब ब्रीफ में कुछ एग्जाम्पल और बात करते हैं। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे शेप ऑफ ClF3। अब डिस्क्रिप्शन आप सीख गए हैं तो मैं इसको ब्रीफ में करके दिखाता हूं। जैसे ये कौन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, क्लोरीन। ठीक है, ClF3 में सेंट्रल एटम जो है क्लोरीन है और Cl के चारों तरफ जो है वो कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 5 में से 3 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं, लोन पेयर हैं। और 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर में हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा कैसी शेप होती है, कैसी शेप होती है, टी शेप। तो Cl F और ये आपके 2 लोन पेयर हैं, ये टी शेप हो गई। चाहे तो आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, समवॉट दिस, लेकिन ये क्या है, 2 लोन पेयर है तो टी शेप है, तो वो ऐसे दिखाई देगी। अब सिंपलेस्ट ऐसे शो करेंगे, या और सिंपलेस्ट Cl इज F टी शेप मॉलिक्यूल। तो कोई भी एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे शेप ऑफ
SF4। ठीक है, तो इन सभी एग्जांपल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। जस्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कैसे फाइंड आउट करें। एक छोटा सा जादुई फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं जिससे आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उनमें से कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, तो SF4 में कैसे आप बात करेंगे। ठीक है, SF4 में भी सेम है बिल्कुल। यहाँ SF4 में सल्फर सेंटर एटम है और इसके चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इनमें से 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो कैसी शेप होती है 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में? याद करिए कैसी शेप होती है, सीसॉ। तो S, ठीक है, F और ये आपका लोन पेयर, सीसॉ शेप। तो ये तो थे एग्जाम्पल ऑफ वेस्पर थ्योरी। ये आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे करना है उसके लिए हमने पढ़ा। अब चलते हैं कि वेस्पर थ्योरी की सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आगे कहाँ पे रुक गई कि भाई कैसे पता करें कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। भाई आपने शेप याद कर ली, शेप याद करने के बाद जो है प्रॉब्लम कहाँ पर अटक गई कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। तो चलिए, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करने हैं इलेक्ट्रॉन पेयर और फिर फाइंड आउट करेंगे उनमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। तो फॉर्मूला है जी X इज इक्वल टू 1/2 ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ये एक छोटा सा फार्मूला है। X जो है वो यहां पर क्या है, X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या। तो X कितना आएगा, 2 3 4 5 6 7 जो भी आएगा वो। अब X निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, V क्या है, V रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो है M क्या रिप्रेजेंट करता है, M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, एक वैलेंसी वाले कितने एटम अटैच हैं। ठीक है, फिर आता है C4 कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और A4 एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। यदि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है और यदि उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको आपको ऐड करना है। आइए देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं CH4। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसमें कि इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4, और चारों क्या हैं, बॉन्ड पेयर। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स में केवल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकाले जाएं। तो आपको क्या चाहिए, X निकालने के लिए
आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है, सी। सी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो V की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4। ठीक है। नंबर ऑफ मोनोवोलेंट, जो मोस्ट कॉमन आपके आएंगे मोनोवोलेंट, M जो है वो 1 किसके लिए होगा, दैट इज हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये मोस्ट कॉमन मोनोवोलेंट एटम्स हैं। अब अच्छा, मोनोवोलेंट ही लेने हैं सिर्फ, डाई या ट्राईवेलेंट अगर है तो वो नहीं लेने हैं। यहां तो कौन अटैच है, हाइड्रोजन है जो कि मोनोवोलेंट है। कितने हैं ये, M की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है। C भी 0 है, A भी 0 है, क्योंकि ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो रखिए वैल्यू, X बराबर है 1/2 4 + 4 - 0 + 0 = 8/2 = 4। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4। इसका मतलब मीथेन में कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है भाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना इसके जस्ट बाद, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सीख लीजिए। समझ में अच्छी तरह से, फार्मूले को बड़े ध्यान से। ये क्या है, मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सॉरी उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। M क्या है, उस सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवोलेंट एटम अटैच हैं। C क्या है, उस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। A क्या है, उस मॉलिक्यूल पे, पूरे मॉलिक्यूल पे कितना नेगेटिव चार्ज है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप बहुत सारे मॉलिक्यूल के निकाल सकते हैं। ये तो आपको टिप्स पे याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये सारी कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट बता पाएंगे कि ऐसा कितने हैं। ठीक है। तो और एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है। जितने भी एग्जांपल हमने अभी पढ़े हैं उन सब में हम निकाल के देखते हैं। देखिए, मीथेन हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सीखेंगे पहले। अमोनिया, ठीक है, वाटर, PCl5, SF6, ClF3। और कौन से एग्जाम्पल पढ़े हमने, और कुछ भी ले सकते हैं आप, जिनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है। और क्या ले सकते हैं, SF4, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, CO3-2। ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड पढ़ा था हमने, बेरिलियम क्लोराइड। और कौन सा पढ़ा था, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड। ठीक है। सब में निकाल के देखते हैं। ये ध्यान रखना है इन टर्म को अच्छी तरह से। अच्छा, एक और फार्मूला का, सिंपल मॉलिक्यूल्स में सभी केसेस में हम जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये फार्मूला यूज नहीं होता। 12th क्लास में आप जाके पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। चलो जी, अब x = किसके बराबर है, हाफ V। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो ये क्या हो गया आपके पास, 5। हाइड्रोजन क्या है, मोनोवोलेंट, कितने अटैच हैं, 3। 0 0, क्योंकि ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज। 8/2 = 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। ये x की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है। वाटर में भी ऐसे ही चलिए, हाफ। हाँ जी, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, 2
6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। कितने मोनोवैलेंट अटैच हैं? 2। ये दोनों 0 हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। 8/2 = 4। इसका मतलब ये जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा ही था कि अमोनिया में नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वाटर में भी ऑक्सीजन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इसी तरह से PCl5 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का मेंबर है? नाइट्रोजन वाले ग्रुप का। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो जितने इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो कैसे आएगा ये क्या है, कितनी वैल्यू है इसकी? 5। ठीक है। ये भी क्या है? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन से हैं आपके पास? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मोस्ट कॉमनली मॉलिक्यूल्स में आपको मिलेंगे। तो बताओ ये कितना है? 5, 0, 0। तो ये कितना हो गया? 10/2 = 5। इसका मतलब PCl5 में फॉस्फोरस के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। आगे वाले में करते हैं। सल्फर कौन से फैमिली का मेंबर है? ऑक्सीजन वाले का। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। तो ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो इसके भी वैलेंस सेल में एक ग्रुप के जो भी मेंबर होते हैं उन सब के वैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका कैसे होगा? 1/2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। मोनोवैलेंट कितने अटैच हैं? ये भी मोनोवैलेंट है। तो 0, 0 क्या आ गया? 6 और 6 12, 2, 6। तो SF6 में सल्फर के चारों तरफ कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ये कौन से मेंबर का है? कौन से फैमिली का है? 17th का। वैलेंस सेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने मोनोवैलेंट है? 3, 0, 0। 7 और 3 10, 5। तो क्या आ गया? 2, 5। तो ClF3 में सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 5। जिनन नोबल गैसेस में से एक है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे ऑक्टेट रूल में पढ़ा, 8। कितने मोनोवैलेंट अटैच हैं? 2, 0, 0। तो क्या आ गया? 10/2 = 5। ठीक है। सल्फर फिर से आ गया। 1/2 सल्फर में अभी पढ़ा हमने, यहां कहां पढ़ा है? ये रहा, ये था। अच्छा SF4 रह गया। चलो इसके बाद बात करते हैं। इस केस में सल्फर में कितने होते हैं? 6। यहां 0 आ गया। देखो ध्यान से, सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? डाइवेलेंट। ऑक्सीजन तो क्या है? ऑक्सीजन और सल्फर कहीं पर भी आते हैं तो ये क्या है? डाइवेलेंट। नहीं लेना है इसको, आपको सिर्फ मोनोवैलेंट लेने हैं। -0 और +2 आ गया, थोड़ा सा अलग हो गया। देखो इसके ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो फार्मूले के अनुसार नेगेटिव चार्ज को जोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज को घटाना है। तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने 2 जोड़ दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास? 8/2 = 4। ठीक है। इसी तरह से कार्बोनेट, कार्बन के 1/2, ये कितना है? कार्बन के वैलेंस सेल में 4, 0, -0, +2। बताओ कैसे हुआ ऐसे? ऑक्सीजन यहाँ डाइवेलेंट है इसलिए नहीं लिया जाएगा। ये 2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 4 और 2 6, 6/2 = 3। ठीक है। तो इसी तरह से सेम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या आ जाएगा? 1/2
कितना आ जाएगा 2, मोनोवलेंट कितने हैं 2, 0 0, तो 4/2 इज 2। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1/2, कितने होंगे बोरॉन के 3, और कितने मोनोवलेंट हैं बाकी ये दोनों 0 हैं ये, तो ये क्या आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। तो भाई हमने क्या किया सभी में निकाल लिए। एक एग्जाम्पल ये और देख लीजिए, XE जिनन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। यहां भी एक चीज ध्यान आपको रखनी है, ये क्या है सेंट्रल एटम है तो 1/2, नोबल गैस है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 प्लस। अब ये दो अलग अलग हैं, इसकी जगह तो आप क्या लेंगे 0 और इसकी जगह पर क्या लेंगे 4, 0 + 4, क्योंकि मोनोवलेंट लेने हैं डाईवैलेंट नहीं। ठीक है, कोई -0 + 0, तो 8 और 4 12, तो 6। इस तरह का एग्जाम्पल भी है तो कोई। तो यहां तक तो हमने सीख लिया। अब मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल्स में आप सीख गए होंगे कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब बड़ा आसान सा है बिल्कुल, हाउ टू फाइंड लोन पेयर, हाउ टू फाइंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आपको इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल गए तो पता क्या लगाना है, पता लगाना है कि उनमें से कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं। जैसे इन सभी केसेस में हमने क्या निकाल लिए इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लिए हैं। तो इसके लिए तरीका है आपके पास, लोन पेयर इज इक्वल टू x माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। कितने एटम अटैच हैं सेंट्रल एटम के साथ, अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। बेहद आसान। चलो पहले केस में देखते हैं, अमोनिया। अमोनिया में इन केस ऑफ अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 4। चलिए फाइंड आउट करते हैं। लोन पेयर इज इक्वल टू x कितना है अमोनिया में 4, ये रहा फर्स्ट केस में 4 है। और कितने एटम अटैच हैं इसके साथ 3, ये रहे भाई कितने हैं 3 एटम अटैच हैं। तो लोन पेयर कितने हो गए 1। तो अब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 4, उसमें से लोन पेयर कितना है 1, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 3। हो गया। अगले में देखिए, अगले में कैसे करेंगे। अगला कौन है वाटर। ठीक है, लोन पेयर किसके बराबर होते हैं, x कितना आया है वाटर के केस में 4, कितने एटम अटैच है इसमें केवल 2, तो -2 इज इक्वल टू 2। तो बताओ इसमें क्या हुआ, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। ये जो नंबर आया ये किसका नंबर आया है, ये लोन पेयर की संख्या आई है। इसमें चलिए PCl5 में, PCl5 में किसके बराबर हो जाएंगे लोन पेयर। PCl5 में x कितना आया है 5, -5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां कितने अटैच हैं PCl5 में 5 एटम अटैच हैं, तो लोन पेयर चाहिए, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर कितने हैं 0। ठीक है, यहां पे चले SF6 में। SF6 के लोन पेयर कैसे निकालेंगे, SF6 में x कितना है आपके पास है, लोन पेयर विल बी x कितना है 6, -6 इज इक्वल टू 0, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, क्योंकि भाई SF6 में 6 एटम अटैच हैं, तो 6 माइनस कर दिया हमने। ठीक है, चलिए अगले वाले में देखते हैं,
बेहद आसान है। अब देखिए इसमें, देखिए ClF3 में x कितना है, लोन पेयर कैसे निकलेंगे, x कितना है 5, ठीक है। कितने एटम अटैच हैं 3, तो लोन पेयर कितने हो गए 2। तो इस केस में क्या है, लोन पेयर इज 2, बॉन्ड पेयर इज 3। चलिए जिनोन डाइफ्लोराइड में यहां लोन पेयर x कितना है 5, कितने एटम अटैच हैं 2, तो ये क्या आ गया आपके पास 3। तो लोन पेयर कितने हैं 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। तो इसी तरह से आप इन सब केसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें सिर्फ लोन पेयर में बता देता हूं, इसमें लोन पेयर कितने हैं, इस वाले में 0, इस केस में भी 0, इस केस में भी 0 और इस केस में भी 0। तो ये था बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन ये बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है आपकी। खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किसमें कितने बॉन्ड पेयर है, रेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप है, किस तरह की शेप है। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फार्मूला एक बार फिर अच्छे से समझ लीजिए। एक्स जो है वो है हमारे पास सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने एटम हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और उसको निकालने के लिए आपको 1/2 ऑफ इसका निकालना है। वो कैसे निकलेगा, V क्या है, जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं, उस एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उस सेंट्रल एटम के साथ कितने मोनोवोलेंट एटम अटैच हैं। तो मोनोवोलेंट जो मोस्ट कॉमन आपको मिलेंगे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि कोई डाइवेलेंट भी जुड़ा हुआ है या डाइवेलेंट जुड़ा हुआ है, वो लेना ही नहीं है आपको, केवल मोनोवोलेंट की संख्या उसके साथ अटैच करनी है। अगर डाइवेलेंट है उसको छोड़ दीजिए। -C, यदि मॉलिक्यूल पे कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यदि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है, जैसे इस केस में हमने नेगेटिव चार्ज को ऐड किया था, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या मतलब x निकाल लीजिए, और उस x में से सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने भी एटम अटैच हैं वो माइनस कर दीजिए, आपके पास लोन पेयर की संख्या आ जाएगी। तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता है, लोन पेयर पता है, तो आप बॉन्ड पेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक ये NH4 प्लस अमोनियम आयन में कैलकुलेट करना है, तो ये भी बड़ा इजीली हो जाएगा। दैट विल बी 1/2। ये कितने हैं 5, 4 -1 + 0। ये क्या किया, ये तो है इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 4 मोनोवोलेंट, -1 क्योंकि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये 0 रहेगा, तो दिस विल बी 8/2 = 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, और चारों ही क्या हैं बॉन्ड पेयर हैं, और 0 लोन पेयर है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अगर इसमें से हम ये कितने एटम अटैच हैं, अच्छा एटम अटैच, यहां ये ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम अटैच, उसमें सारे लेने हैं, चाहे मोनोवैलेंट हो चाहे डाइवैलेंट हो। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है XeO2 F4, तो F2 या F4 वट एवर इट इज, ये तो टोटल ये 6 माइनस करना है नंबर, टोटल नंबर ऑफ, इसके साथ टोटल नंबर एटम। इसमें आपने ये नहीं देखना है कि मोनोवोलेंट है कि डाइवेलेंट है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम वेस्पर थ्योरी। हमने इसको सारा कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब तक का इस चैप्टर में, और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, शेप प्रिडिक्ट करने वाले होते हैं कि इसकी शेप कैसी है, उसकी शेप कैसी है। तो सेकंडों में आप जो है ना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि आपके पास कैसी शेप होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक में रेगुलर इरेगुलर सारी शेप याद करनी पड़ेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर में या कि इतने बॉन्ड पेयर और इतने लोन पेयर में कैसी शेप होती है। जब तक वो याद नहीं होगा इसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। जैसे ये हमने सारे एग्जाम्पल किए हैं, तो ये था
वेस्पर थ्योरी, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। आगे भी जब तक ये वेस्पर थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ लेते, आगे की थ्योरी में भी आपको दिक्कत आने वाली है। अगला एक टॉपिक आप पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ पर भी ये शेप्स आपको बहुत काम आएंगी, और ऐसा ऐसा ही एक फार्मूला वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें और तैयारी करें, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस एंड गुड डे।